आज अपन डिस्कस करेंगे सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज ए इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, स्ट्रेस इज ए इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। स्ट्रेस इज ए लोड या फोर्स अपॉन एरिया। अब आपको पता है प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, बट प्रेशर और स्ट्रेस में यही डिफरेंस है कि स्ट्रेस जो है वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है और प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया होता है। जैसे ये देखिए, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कब जनरेट होगा? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स तब जनरेट होगा जब बॉडी जो है वो इंटरनली एक फोर्स जनरेट करेगा फॉर ए काउंटर एक्सटर्नल फोर्स। जब भी हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी के अंदर से एक फोर्स जो है या स्ट्रेस जो है वो जनरेट होता है जो बॉडी को फ्रैक्चर से बचाता है। तो वही जो अंदर से बॉडी जनरेट करेगा उसी को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। तो वही इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस की यूनिट और प्रेशर की यूनिट दोनों सेम होती है, दोनों की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है। अब स्ट्रेस जो है वो कितने टाइप के होते हैं? स्ट्रेस पहला है तुम्हारा सिंपल और डायरेक्ट स्ट्रेस, जो होता है तुम्हारा टेंशन टाइप का, कंप्रेशन टाइप का, शियर टाइप का। दूसरा है तुम्हारा इनडायरेक्ट स्ट्रेस, जो होता है बेंडिंग और टॉर्शन। बेंडिंग मतलब किसी भी चीज को बैंड करना, ठीक है। टॉर्शन मतलब किसी भी चीज को ट्विस्ट करना। ट्विस्ट मतलब रोटेट करना। रोटेट करने के कारण जो स्ट्रेस यदि जनरेट होगा तो उसको हम टॉर्शन बोलेंगे, और बैंड करने के कारण यदि स्ट्रेस जनरेट होगा तो उसको हम बैंडिंग बोलेंगे। नेक्स्ट है तुम्हारा कंबाइंड स्ट्रेस। तो कंबाइंड स्ट्रेस मतलब जैसे टॉर्शन और बेंडिंग यदि अप्लाइड हो गया तो तुम्हारा कंबाइंड स्ट्रेस होगा। टॉर्शन बेंडिंग और टॉर्शन बेंडिंग और टेंशन तीनों अप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा तुम्हारा कंबाइंड। मतलब इनके कॉम्बिनेशन में जो स्ट्रेस अप्लाई होंगे उसको अपन बोलते हैं कंबाइंड स्ट्रेस। नेक्स्ट है तुम्हारा स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होता है? जब बॉडी को तुम स्ट्रेच करोगे, खींचोगे, तो बॉडी का साइज और शेप जो है वो चेंज होगा। जब बॉडी का साइज और शेप चेंज होगा तो चेंज ऑफ इन डायमेंशन, जो भी डायमेंशन में चेंजेस आएंगे डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ये होता है आपका स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि डायमेंशन जैसे चेंज इन डायमेंशन उसका भी यूनिट और ओरिजिनल डायमेंशन जो एग्जिस्टिंग डायमेंशन है दोनों का यूनिट जो है वो सेम है, इसीलिए ये जो है वो डायमेंशनलेस यूनिट है। नेक्स्ट है तुम्हारा टेंसाइल स्ट्रेन। जब हम किसी भी बॉडी को खींचते हैं, इलोंगेट करते हैं, तो उसमें अप्लाई होता है टेंसाइल स्ट्रेस। तो उसके कारण जो स्ट्रेन जनरेट होगा उसको हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेन। जैसे इस बॉडी को हम लोग खींच रहे हैं, एक फोर्स पी से पुल कर रहे हैं, जिसके कारण इसमें इलोंगेशन आया डेल एल। तो चेंज इन लेंथ आ गया डेल एल और ओरिजिनल लेंथ क्या था एल। तो टेंसाइल स्ट्रेन इक्वल टू डेल एल अपॉन एल। सिमिलरली कंप्रेसिव स्ट्रेन, जब हम लोग कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं जिसके कारण डायमेंशन में चेंज होता है, उसके कारण तुम्हारा कंप्रेसिव स्ट्रेन जनरेट होता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेन इक्वल टू, यहाँ पे हमने पी फोर्स अप्लाई किया जिसके कारण ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। चेंज इन लेंथ कितना आया डेल एल, तो चेंज इन लेंथ डेल एल अपॉन एल, ये हो जाएगा तुम्हारा कंप्रेसिव स्ट्रेन। नेक्स्ट अगला है तुम्हारा शियर स्ट्रेन। शियर मतलब किसी भी बॉडी को जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं और वो बाइसेक्ट करता है अपने आप को, किसी एक प्लेन के अबाउट अपने आप को काटने की कोशिश करता है, तो उसी को हम बोलते हैं शियर। जैसे फॉर एग्जांपल एक केक है, उसको मैंने चाकू से कट किया, तो मैं क्या कर रहा हूँ? उसको शियर कर रहा हूँ, किसी एक प्लेन से उसको काटने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वही है शियर। तो यहाँ पे देखो एक बॉक्स है A B C D,
जिसके लोअर पोर्शन जो है वो फिक्स है और अपर पोर्शन में मैंने एक फोर्स P जो है वो अप्लाई किया, जिसके कारण ये बॉडी जो है वो किसी प्लेन से बाइसेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो इसका नया पोजीशन हो गया A डैश C डैश D, मीन्स सारे प्लेन जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो एंगल बन रहा है यही है आपका शेयर स्ट्रेन। तो टन ऑफ फाई मीन्स यही है आपका शेयर स्ट्रेन, दिस इज इक्वल टू C डैश अपॉन CD। तो यही है आपका शेयर स्ट्रेन। अगला है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूम में जितना भी चेंजेस आएगा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। नेक्स्ट है आपका हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ जो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन बताता है। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट, अब यहाँ पे दो चीजें आ गई, एक है इलास्टिक लिमिट और दूसरा होता है प्लास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट क्या होता है? जब भी मैं किसी बॉडी पे लोड अप्लाई करता हूँ और वो डिफॉर्म होता है और लोड को हटाने के बाद वो अपने फिर से पुराने पोजीशन में आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक स्टेट। और यदि मैं लोड को हटाऊं और वो अपने पुराने पोजीशन पे ना आए, तो उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक स्टेट। तो हुक्स लॉ जो है वो इलास्टिक स्टेट के लिए है। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है? विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट आता है जिसको अपन E बोलते हैं। यही है तुम्हारा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। E इज ए यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये एक इलास्टिक कांस्टेंट भी है। तो तीन मेनली इलास्टिक कांस्टेंट होता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? अब भी हमने देखा हुक्स लॉ से स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था, तो वहां से आया एक कांस्टेंट जिसको यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन का रेशियो होता है। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द नॉर्मल स्ट्रेन। देन नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का जो रेशियो होगा उसको हम बोलेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको हम डिनोट करते हैं C के थ्रू, या कहीं कहीं इसको डिनोट किया जाता है G के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो होता है। ये नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो कोई भी यदि डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। थैंक यू।